वेलकम ऑल बच्चों। आज न्यूमेरिकल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का है। स्प्लिट फेज टाइप समझ लो। जिसमें एक स्टार्ट वाइंडिंग होती है, एक रन वाइंडिंग होती है, जिसको हम लोग ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग भी कहते हैं। तो मैं मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग ही यूज़ करता हूँ। मेन वाइंडिंग को रन वाइंडिंग भी कहा जाता है और ऑक्सिलरी वाइंडिंग को स्टार्ट वाइंडिंग भी कहा जाता है। तो बहरहाल जो क्वेश्चन है उसमें चूंकि रोटर लॉक्ड है, इसलिए ज़्यादा झंझट नहीं है। क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि resistant start split phase motor has the effective impedance of the main and auxiliary windings under locked rotor conditions as follows. Under locked rotor conditions, समझ गए? तो effective resistance 4 ohm और effective reactance 7.5 ohm, ये मेन वाइंडिंग का है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग का है 7.45 ohm है effective resistance, और रिएक्टेंस है 4 ohm। ऑक्सिलरी वाइंडिंग का तुम जानते हो कि जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, हाई आर बाई एक्स रेशियो। वजह मैं तुम बता चुका हूँ, थ्योरी में पढ़ लोगे। अब पूछ रहा है कि द लाइन वोल्टेज इज 119 volts, कैलकुलेट द फॉलोइंग: द मैग्नीट्यूड ऑफ auxiliary winding current and main winding current, the phase angle between auxiliary winding current and main winding current, the line current I1, मेन जो इनपुट से आप करंट ले रहे हैं वो, और द पावर फैक्टर अंडर लॉक्ड रोटर कंडीशंस, मतलब इनपुट पावर फैक्टर समझ लो। तो इस किस्म का न्यूमेरिकल हम लोग तो बनाते रहे हैं, तुम लोगों को पता चल जाना चाहिए। इसका डायग्राम मैंने बना करके रखा हुआ है, तो तुमको दिखा देता हूँ। देखो, ये मेन वाइंडिंग है, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। मेन वाइंडिंग करंट है आई एम, ये है आई ए। ये है इनपुट करंट आई वन, जो टोटल करंट होगा लाइन करंट, और ये अप्लाइड वोल्टेज है जो तुम्हारा यहाँ कितना दिया, 119 वोल्ट ना, 119 वोल्ट। तो डायरेक्टली हम काम शुरू कर देते हैं, ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यूज़ को याद रखो, 4 ओम 7.5 ओम है ना, यहाँ उल्टा है। ठीक, ग्रिड बना दो। ग्रिड बना करके आसान होता है लिखना, बेसिकली थोड़ा सीधा लिखा जाता है। हम्म, लेखे से करते हैं स्टार्ट। तुम्हारा सोल्यूशन यहीं स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, एक चीज़ मैं बेसिकली शुरू में लिख देता हूँ कि रेफरेंस फेजर हमारा V1 है। लेट V1 जो अप्लाइड वोल्टेज है एज फेजर बी इक्वल टू 119 एंगल 0 डिग्री वोल्ट्स। ये रेफरेंस फेजर है। बीच रेफरेंस फेजर तुम चाहो तो लिख दो, नहीं चाहो मत लिखो। 0 डिग्री लिख दिया तो रेफरेंस फेजर हो ही गया, ठीक है ना। तो अब देखो, नाउ आई एम, आई एम निकाल लो, आई ए निकालो पहले। मैं आमतौर पर मेन वाइंडिंग का करंट निकालता हूँ पहले, इसलिए कि लंबा चलेगी यही ना। नाउ आई एम इज इक्वल टू 119 एंगल 0 डिग्री, सीधा वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई आर एम प्लस जे एक्स एम, मतलब मेन वाइंडिंग का आर और रिएक्टेंस जे एक्स एम। मेरे ख्याल में ये था 4 ओम
4 प्लस जे 7.5। ये कैलकुलेटर डायरेक्टली तुमको कैलकुलेट कर देगा, ये एम्पियर में आएगा। कैलकुलेट कर लो। 119 एंगल 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। 4 प्लस जे 7.5, ये चेक कर लें कि यही था कि नहीं। अपने दिमाग में पर ज़्यादा रिलाई करना मुनासिब नहीं है। 4 7.5 है, यहाँ उलट गया, ठीक है। नेक्स्ट। देखो 119 एंगल 0 डिग्री में 0 डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं है। 119 119% है बेटा। 119, हाँ ठीक। डिवाइडेड बाई 4 प्लस 7.5 आई, 7.5 आई। देखो इक्वल टू रेक्टेंगुलर फॉर्म में कुछ आया, अब पोलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। शिफ्ट टू पोलर, आर एंगल थीटा। आंसर आ गया इसका एकदम एग्जैक्टली 14 एम्पियर्स। देख रहे हो ना, 14 एम्पियर्स, और एंगल -61 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जो देख लेंगे अभी। ये तो बिल्कुल 14, एकदम बेहतरीन इसने कैलकुलेट कर के दिया ही था। ये 14 एम्पियर तो पूरा आ गया। समझे ना। और एंगल है, ये 14 है, एंगल है -61। तो मुझे नज़र आ रहा था, अब उसका तो कुछ पॉइंट होगा, वो देख लेते हैं। -61.927 है, इसको 93 कर देते हैं। -61.93 डिग्रीज, 0.93 डिग्रीज एम्पियर्स। तो IM का मैग्नीट्यूड हो गया 14 एम्पियर, और उसका पावर फैक्टर एंगल हो गया 61.93 डिग्रीज लैगिंग। समझे। तो ये हो गया। यहीं पर आंसर लिखने की जरूरत है। क्या क्या ABCD करके पूछा है, भूल गया मैं। हाँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ आई एंड IM। तो चलो ठीक है, तो हम लोग पार्ट ए बना रहे हैं, यहाँ पार्टी कर देते हैं। तो भाई ये हमारा पार्ट ए है, ये पार्ट ए है। ठीक है, तो ये एक आंसर हो गया इसका। वो आखिर में लिख देंगे। ऑल्सो, अब ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट निकालो। ऑल्सो IA ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट इज इक्वल टू 119 एंगल 0 डिग्री, वोल्टेज तो वही है। यहाँ पर R और JX में उल्टा पलटा हो गया, मतलब यहाँ का जो रेजिस्टेंस है ये है 7.5 ओम, 7.5 ओम, और रिएक्टेंस है J4 ओम। लॉक रोटर कंडीशन में मोटर नहीं चल रही। समझे, इसको सॉल्व कर लो। मैं तो रिप्ले जाकर के सॉल्व कर लेता हूँ, दिखाता हूँ तुमको रिप्ले। ये है ना, देख रहे हो ना, पिछला, इसमें रिप्ले में हम चले गए, यहाँ चला आया। अब इसमें ऊपर की चीज़ तो सेम है 119, नीचे तुम्हारा चेंज है। अब ये जो 4 है इसको मैं कर देता हूँ 7.5, 7.5, और 4 जो है उसको डिलीट कर देता हूँ, 7.5 हो गया। अब प्लस
जे वाला जो था 7.5, इसको कर देता हूँ 4 देख लो, 7.45 प्लस 4 आई हो गया ना। रिप्ले में तुम्हारा टाइम बहुत बच जाता है। इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर फॉर्म आया है, इसको पोलर में कन्वर्ट कर देते हैं। शिफ्ट टू पोलर, देखो ये वैल्यू आ गया। ये भी एग्जैक्टली 14 डिग्री है बेटा। हाँ, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। 14 एम्पियर आ गया। अगर 7.5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट ओवर तो सेम आ रहा है बेटा, तो 14 एम्पियर तो यहाँ भी आएगा, कोई ताज्जुब की बात तो है नहीं। 14 एम्पियर इसका भी हो गया, एग्जैक्टली 14 एम्पियर। एंगल इसका कम होगा, इसलिए कि इसका रेजिस्टिव पार्ट ज्यादा है, तो पावर फैक्टर इसका बेटर होगा। मतलब V के नजदीक होगा, वोल्टेज के नजदीक होगा। या -28 दिखा रहा है ना, एग्जैक्टली मैं दिखाता हूँ। -28.07, देख लो, -28.07, -28.07 डिग्रीज एम्पियर्स। तो हो गया आंसर। आइए हमारा, आइए क्वेश्चन में क्या पूछा था पहले? आइए पूछा था कि पहले आई एंड आई एम पूछा था। ठीक है, कोई अर्ज नहीं। दैट इज द मैग्नीट्यूड आई ए is equal to 14 ampere and Im is also 14 ampere, both magnitudes। फर्क सिर्फ एंगल का है। ये तुम्हारा पार्ट ए का आंसर हो गया। ये आंसर हो गया बेटा, इसको तुम हाईलाइट कर दे सकते हो। मैं तो ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ। ये आपका आंसर आ गया। अब ये पूछता है एंगल बिटवीन, फेज एंगल बिटवीन आई एंड आई एम। सिंपल है, एक ही रेफरेंस एंगल जीरो, एक का एंगल है 61.93 डिग्री से लैग कर रहा है और ये 28 डिग्री से लैग कर रहा है, ठीक है ना। तो फेज डिफरेंस बिटवीन आई ए एंड आई एम क्या हो गया? ये पार्ट बी का आंसर यहीं से बना दो, पार्ट बी। पार्ट बी, फेज एंगल बिटवीन, फेज एंगल बिटवीन आई ए एंड आई एम, दोनों के एंगल का डिफरेंस हो गया, बिटवीन आई ए एंड आई एम। जो मैग्नीट्यूड इसका है वो है, आई ए का एंगल है 28.07 डिग्रीज, 28.07 डिग्रीज। अब ये माइनस में है रेफरेंस से, अब इसमें से घटा दो, माइनस माइनस कर दो जो आई एम का एंगल था, इसलिए कि आई ए लीड कर रहा है बेटा। तो -61.93 कर दो, तो हो गया एंगल। माइनस माइनस प्लस
61.93 में से 28.07 माइनस कर दो। 61.93 माइनस 28.07, 61.93 माइनस 28.07 देख लो इज इक्वल टू 13.86 डिग्रीज, 13.86 डिग्रीज। सिक्सटी वन पॉइंट नाइन थ्री 48 मैंने कर दिया, 28 है ना यार, 28 है बेटा। यही सब सठिया आदमी आता है, ये सब करता है। 28.07 इसका वैल्यू देखो, इसका वैल्यू है 33.86, चेक कर लो, 33.86 डिग्रीज। थर्टी थ्री पॉइंट 86 डिग्रीज हो गया आंसर। ये लो, पार्ट बी का आंसर तुम्हारा ये हो गया। अब क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है अब? द लाइन करंट I1, I1 तो दोनों का सम हो जाएगा और क्या। नेक्स्ट पेज ले लो, इसमें ग्रिड बना लो, कोई छोटा कर लो, इतना छोटा भी नहीं, चलो चलेगा। I1, now I1 is simple, the input current I1 as phasor is equal to IM plus IA, IM plus IA as phasor, ऐड कर दो। IM का वैल्यू क्या था, 14 एम्पीयर, तो दोनों था बेटा, दोनों 14 ही एम्पीयर था, एंगल का सिर्फ फर्क था। 14 एंगल इसका था माइनस कितना था, 69 पॉइंट 61.93, याद रखो 61.93 माइनस 61.93 डिग्रीज प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट भी तो यही था, 14 एम्पियर। एंगल जरा सा कम था, एंगल ऑफ लैग, चूंकि रेसिस्टिव कंपोनेंट ज्यादा था, 28 डिग्री के करीब था ना, क्या था चेक कर लो, 28.07 याद रखोगे, 28.07 एंगल माइनस 28.07 डिग्री। अब I1 के साथ जो एंगल आएगा ना बेटा, वही पावर इंटू पावर फैक्टर का एंगल आएगा, उससे पावर फैक्टर निकल जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 14 एंगल माइनस 61.93, 14 शिफ्ट एंगल माइनस 61.93, देखो पहला मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद प्लस, प्लस के बाद लिख रहा हूँ 13 एंगल माइनस 28.07, 28.07, ठीक है। देखो
इक्वल टू प्रेस करोगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में आएगा, कुछ आ गया 18.9 वगैरह। उसके बाद इसको कर दो पोलर में, इस पोलर कर दो शिफ्ट टू पोलर, ये आर एंगल थीटा। ये आ गया बच्चों 26.7365 आएंगे -45। शाबाश, देख लिया। इज इक्वल टू 26.786 है तो 79 कर देंगे हम, इज इक्वल टू 26.79 एम्पियर्स, और एंगल है 45 पॉइंट एकदम 000। शाबाश, -45.00 है तो -45 डिग्रीज एम्पियर्स। हो गया आंसर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। क्या क्या पूछा था इसने? इसने पूछा था करंट पावर फैक्टर, तो दोनों चीज़ तो यहीं पर आ गई। तो पार्ट बी और पार्ट सी और पार्ट डी का तो आंसर यहीं पर आ गया। अकॉर्डिंगली हम कर देते हैं इसको। ये हम सी का जवाब निकाल रहे हैं। सी, दैट इज I1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 26.79 एम्पियर से 26.8 कर सकते हो। 79 आ रहा है तो मैं वही लिख देता हूँ आंसर। घेर दो इसको, हाईलाइट कर दो, ये मैग्नीट्यूड है। अब पार्ट डी पावर फैक्टर पूछता है लॉक कंडीशन में। पार्ट डी, क्या लैंग्वेज लिखा है इसने? पावर फैक्टर अंडर लॉग रोटर कंडीशंस। हाँ, चलो, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर अंडर लॉग रोटर कंडीशंस, पूरी लैंग्वेज लिख देते हैं, अंडर लॉग्ड रोटर कंडीशंस, लॉग्ड रोटर रोटर कंडीशंस is equal to cos of the angle between V1 and I1. What is that angle? Is 45 degrees. And the nature of the PF would be lagging. It's like a -45 degree है उधर। cos 45 डिग्री का तो वैल्यू 0.7071 होता है ना। cos 45, देख लो cos 45 1/√2 होता है बेटा, 0.7071 lagging. That is the answer. Is equal to 0.7071 lagging. हो गया आंसर, दे दो इसको।
गिवन है ना, आगे जाने की जरूरत नहीं, इसको हटा दो, इसको हटा दो, यहीं से घूम जाओ। ठीक है, राइट, ठीक है ना, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम स्ट्रेट, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, बहुत इसको इतना लंबा चौड़ा बनाए कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को ख़त्म कर देते हैं, ग्रिड वगैरह को साफ कर दें, ठीक है ना। ग्रिड को साफ कर दो, इसका साफ हो गया, प्रीवियस में इसको साफ कर दो, उसके प्रीवियस में तो कोई ग्रिड बना ही नहीं था, सो गुड इनफ, हो गया, हर चीज़ हमने निकाल ही दिया है, चेक कर लें कि सब कुछ ठीक था कि नहीं। अ, पिछले वीडियो में मैंने रेवोल्यूशन की स्पेलिंग बिल्कुल गलत लिखी थी, तो उसको तुम लोग माफ़ कर देना, ठीक है। रेवोल्यूशन में एल वगैरह छोड़ दिया था हमने, तो खैर इतना तुम कर ही लोगे, आई एम श्योर। इतना तो सीख ही गए होगे, ठीक है। हम्म, राइट, ये ठीक है, ये ठीक है। अ, अब मेरा जी चाह रहा था कि फेजर डायग्राम हम बनाएं, इसलिए कि तुम जानते हो कि मेरी आदत गंदी है फेजर डायग्राम बनाने की, जरूरत नहीं है लेकिन सिर्फ समझने के लिए बना दे रहा हूँ। तो जरा सा वेट करो, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे फेजर डायग्राम बनाता हूँ। हाँ, फेजर डायग्राम बनाते हैं इसका। अ, ऊपर टाइटल कर देते हैं, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, चलो सबसे पहले रेफरेंस फेजर V1, ब्लैक से करते हैं, यहाँ से कर देते हैं V1। ये V1 है, यही तुम्हारा रेफरेंस फेजर, ये V1 फेजर, ठीक है, दिस इज V1। अब IM 14 एम्पियर था ना, तो 14 एम्पियर का मतलब है कि हम इसको ले लें, 14 एम्पियर मेन करंट को हम, या पहले पहले ऑक्सिलरी खींच देते हैं, ऑक्सिलरी को ब्लू से खींचते हैं, ये 14 एम्पियर है। मान लो कि बड़ा खींचते हैं, ये 5 एम्पियर, 5 10 एम्पियर और 5 15 एम्पियर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1.5 हो गया, तो 15 एम्पियर यहाँ से 14 थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको।
1.5 एम्पियर का है। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15, 15 से थोड़ा सा कम, 14 कर देते हैं। अब टू दी स्केल एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन चाह रहे हैं कि वैसा हो जाए। हम्म, मतलब 1.5 एम्पियर का एक छोटा सब डिवीजन है, मतलब 1.5, यहाँ 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 9 और 3 12 हो गया, 15 यहाँ हो जाता है, खैर 14 हो गया। इसको यहाँ पर छोड़ दिया जाए, 14 एम्पियर। अब यही थे, एरो उरो बाद में देंगे। इसकी हम कॉपी कर लेते हैं, इसलिए कि 14 एम्पियर वो भी था, ये भी 14 एम्पियर था। ठीक है, इसको किनारे कर लेते हैं पहले। अब इसका जो एंगल था वो कितना था, 28 डिग्री के करीब था ना। इसे घुमाते हैं थोड़ा सा। 28 का मतलब हमको कितना जाना चाहिए, 360, 332, 30, 30 का सीधे 35 हो रहा है। खैर चलेगा, इतना क्या है। 32 होने का राजी नहीं। सीधे 30 आता है। 30 के करीब है 32, तो इसको यहाँ पर छोड़ दो। ठीक है, और ये है तकरीबन कितना इसका एंगल था, 61.9 वगैरह करीब था ना। तो इसको 61.9 करते हैं। 61.9 का मतलब हो गया 360, 300 डिग्री के करीब ये चला आएगा। 380, 295 आता है। फिर 300 पे कर देते हैं। ये हो गया IM, मेन वाइंडिंग का करंट। समझ रहे हो ना, ये मेन वाइंडिंग का करंट IM। एरो दे दो दोनों पे। ये IM और ये है IA, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट। ठीक है, ये थीटा A है और ये थीटा M है। वैल्यू तुम्हारे सामने है, इसलिए मैं उसको करूँगा नहीं, लिख देता हूँ सिर्फ कि ये एंगल थीटा A था, थीटा A, और ये था थीटा M। ये एंगल था थीटा M, मेन वाइंडिंग का करंट। अब इन दोनों का रिजल्टेंट तुमको बनाना है, वो होगा I1। लेबलिंग हम बाद में कर देंगे। मैं इसको कॉपी करके जोड़ रहा हूँ, इसे कॉपी कर देता हूँ। अब कॉपी करके जोड़ता हूँ इसके टिप पे। ठीक है, ये इसकी टिप पे हो गया, इसके पैरेलल इतना ही मैग्नीट्यूड का, और इसके मैग्नीट्यूड का ये कॉपी करके इसमें जोड़ देता हूँ ताकि रिजल्टेंट निकल जाए। ये हो गया, इसको मैं जा करके यहाँ जोड़ देता हूँ। ये हो गया तकरीबन, अरे एग्जैक्ट तो नहीं हुआ। चलो चलेगा। इसका रिजल्टेंट है I1। इसको मैं रेड से खींचता हूँ। ये I1। अब एग्जैक्टली टिप पर आएगा कि नहीं हमको शक है।
चलो चलेगा, इसको कर दो I1। ठीक है, ये है I1, दोनों कंसल्टेंट। ये है I1 एज फेजर। ये था IA, ये था IA, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट। और ये था IM, मेन वाइंडिंग का करंट। और V1 और I1 के बीच का जो एंगल है वो पावर फैक्टर एंगल, ये एंगल। ये जो एंगल है ना बेटा, ये एंगल पावर फैक्टर एंगल, θ1। ओके, फेजर डायग्राम। इसको चाहो तो थोड़ा सा डॉट कर दो, इसलिए कि एक्सटेंशन है पैरेललोग्राम बनाने के लिए। ये पैरेललोग्राम बनाने के लिए सिर्फ है। ठीक है, सही हो गया, मेरा फेजर डायग्राम बन गया ना। ऐसे ही बनता है। देखो इस केस में ये दोनों के बीच में मतलब क्या सिमेट्री थी, इसीलिए देखो तो 45 डिग्री आ गया ये, समझे? इसी सिमेट्री की वजह से ये 45 डिग्री आ गया। पैरामीटर्स वैसे ही दिया हुआ था, इसीलिए वैसा आ गया, हर में ऐसा नहीं आएगा, समझ गए? तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो को ख़त्म करो, मैं ग्रिड वगैरह को साफ कर देता हूँ। ग्रिड साफ करो, क्लीन हो गया। प्रीवियस में चलो, ये सब तो हम लोग क्लीन क्लीन कर ही चुके थे, बाद का काम शुरू कर दिया था ना। ठीक है, गुड इनफ, ख़त्म करो। ठीक है बच्चों, तो अब इजाज़त दो इस वीडियो को ख़त्म करने की। हम लोग इस बात को चेक कर लें कि रिकॉर्ड हो रहा था कि नहीं। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, गुड। तो ठीक है बच्चों, हैव ए नाइस डे, आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये न्यूमेरिकल आखिरी न्यूमेरिकल हो गया, समझ गए? अब इलेक्ट्रिकल मशीन का कोर्स बिल्कुल पूरा हो गया, मेरी तरफ से जितना देना था न्यूमेरिकल ट्यूमेरिकल जितने भी थे वो सब मैंने पूरे कर दिए। ठीक है, अब तुम लोग अच्छे से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम वगैरह पे पूछ पाछ कर लिया करो। अब तैयारी करो एग्जाम की, मटेरियल तुम्हारे पास बहुत सारा आ चुका है, वीडियोस को बार बार देखो और खुद से बनाने की कोशिश करो, खुद से बनाने की कोशिश करो न्यूमेरिकल्स खास तौर से। ठीक है बच्चों, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर वेरी 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 ब्राइट फ्यूचर। हमारी तरफ से आज इलेक्ट्रिकल मशीन्स कोर्स ख़त्म, समझे? अब इसके बाद मैं कोई वीडियो तुम्हारे लिए नहीं दूंगा इस सीरीज़ में। इलेक्ट्रिकल मशीन्स का जो कोर्स सब्जेक्ट था जो कोर्स था उसको मैंने पूरा कर दिया। ठीक है, तो हमारी तरफ से तमाम शुभकामनाएं, जितना तुमने सोचा ना है हो उससे भी रिजल्ट अच्छा हो, ये मेरी दुआ है। लेकिन एज ऑलवेज तुम्हारा काम है, जो तुम बेस्ट कर सकते हो वो करो, समझ गए? पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करो। मतलब तुम्हारे दिल में ये नहीं रहे कि यार मुझ में कमी रह गई, उसको पूरा करने की कोशिश करो। बाकी तो तुम जानते ही हो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी मेहनत करो, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो, इसलिए कि पेश आनी है
वही जो कुछ के पेशानी में है। जो माथे पे लिखा हुआ है ना बेटा, कुछ आदमी कर नहीं पाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी कोशिश छोड़ देगा। कोशिश पूरी करनी है, लेकिन अगर मनचाही चीज नहीं मिलती है तो हो सकता है कि उससे बेहतर कोई चीज मिल जाए। सो नेवर लूज हार्ट। ठीक है बच्चों, आई विश यू वंस अगेन ऑल द बेस्ट। गुड बाय एंड गुड लक फॉर योर वेरी 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 ब्राइट फ्यूचर। ठीक है, चलो इजाजत दो, वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब क्या कहूँ, हैव ए नाइस डे फिर कहूँ? हैव एवरी डे एज a nice day. Have every day as a nice day. I wish you all the best for always. Goodbye for now and good luck always. ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप।